Uh, Good morning, friends. I'm Deepak Srivastava, Assistant Professor in MT Gujarati College of Pharmacy, Indore. इसके पहले हम HPLC पे 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3. बट देयर विल बी द सम प्रॉब्लम ऑफ रिगार्डिंग साउंड, और कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट की कि साउंड प्रॉपर्ली नहीं आ रहा. सो हम साउंड की प्रॉब्लम को दूर करते हुए HPLC पे ये वीडियो फिर से अपलोड कर रहे हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या HPLC पे आज का ये लेक्चर वीडियो. हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? बेसिकली ये एक टेक्निक है जिसे HPLC को हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. और ये टेक्निक जो है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से डेवलप की गई है. क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक होती थी, क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम सेपरेट आउट करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स को किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से. फॉर एग्जांपल किसी तरह का ड्रग है, यदि उस ड्रग में मौजूद डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को या कंपोनेंट को यदि हमें सेपरेट आउट करना है तो हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को यूज़ करते हैं. जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होती है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है. पहला जो होता है वो होता है सॉल्वेंट सिस्टम और दूसरा होता है स्टेशनरी फेज. क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स नंबर ऑफ टाइप्स की होती है, जैसे TLC, पेपर क्रोमेटोग्राफी, HPTLC, HTPLC एंड सो ऑन. ये जितनी भी टेक्निक्स होती है उसमें 2 तरह के सॉल्वेंट सिस्टम या 2 तरह के सिस्टम हमेशा डेवलप करना पड़ता है. पहला होता है सॉल्वेंट सिस्टम और दूसरा होता है स्टेशनरी फेज. इनिशियली जब क्रोमेटोग्राफी लॉन्च हुई तो इनिशियली इस टेक्निक्स का एक सब टाइप्स था जिसे हम बोलते थे TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. इस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में कंपाउंड को सेपरेट आउट करने के लिए 2 तरह के सिस्टम डेवलप किए जाते हैं जिसे हमने डिस्कस किया. पहला सॉल्वेंट सिस्टम और दूसरा स्टेशनरी फेज. जो सॉल्वेंट सिस्टम TLC में यूज़ किया जाता था वो सॉल्वेंट सिस्टम होता था थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में नॉन पोलर नेचर. और जो स्टेशनरी फेज होता था वो सिलिका जेल की प्लेट होती थी. सो बेसिकली 2 तरह के सिस्टम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में यूज़ किए जाते थे. और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक मैनुअल प्रोसेस होता था जिसे इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेस में लेटर ऑन डेवलप किया गया. और इस इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस में लेटर ऑन जो डेवलपमेंट हुआ उसे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में मॉडिफाइड किया गया. उसे हम आगे डिस्कस करेंगे. सो अभी इनिशियली हमें ये पता होना चाहिए कि TLC को परफॉर्म करने के लिए 2 तरह के सॉल्वेंट सिस्टम 2 तरह के सिस्टम डेवलप किए जाते हैं. पहला सॉल्वेंट सिस्टम, ये सॉल्वेंट सिस्टम नॉन पोलर नेचर का होता है. और दूसरा स्टेशनरी फेज. इस स्टेशनरी फेज के लिए जो है सिलिका जेल की प्लेट का यूज़ किया जाता है. अगेन जो सॉल्वेंट सिस्टम डेवलप किया जाता है वो सॉल्वेंट सिस्टम इस तरीके से डेवलप किया जाता है TLC में भी और आगे दूसरा जो हम HPLC पढ़ेंगे उसमें भी, कि ये सॉल्वेंट सिस्टम एफिनिटी शो करे सिलिका जेल प्लेट के साथ, तभी यह सॉल्वेंट प्रॉपरली रन कर पाएगा, ट्रेवल कर पाएगा उस पर्टिकुलर स्टेशनरी फेस के ऊपर. और स्टेशनरी फेस को जो प्रिपेयर किया जाता है वो स्टेशनरी फेस को सिलिका जेल के प्लेट पे प्रिपेयर किया जाता है. सिलिका जेल जो होता है उसका एक नेचर होता है कि वो पोरस नेचर का होता है और उसके ऊपर सॉल्वेंट इजीली ट्रेवल कर सकता है. जब नॉन पोलर सॉल्वेंट TLC में सिलिका जेल प्लेट के ऊपर ट्रेवल करता है तो ये जो ट्रेवल होता है सॉल्वेंट्स का ये पर्टिकुलर डिस्टेंस तक होता है. और ये जो डिस्टेंस होता है, जिस डिस्टेंस को ट्रेवल करता है सॉल्वेंट सिस्टम स्टेशनरी फेज के ऊपर, उस डिस्टेंस को रिटेंशन फैक्टर या RF फैक्टर या RF वैल्यू बोला जाता है. और इस RF वैल्यू को मेजर करके हम किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सेपरेट आउट कर सकते हैं उस सब्सटेंस को. तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का जो हम अप्लाई करते हैं. ये जो जनरल फिनोमिना था TLC का, इस TLC के बाद लेटर ऑन इस TLC का डेवलपमेंट हुआ या मॉडिफिकेशन हुआ और HPTLC हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो है वो इन्फोर्स हुई या वो इंट्रोड्यूस हुई. अब हम यहाँ पे चूँकि हम HPLC की बात कर रहे हैं तो हम HPLC को ही डिस्कस करेंगे और HPLC के कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस करेंगे. HPTLC और TLC के बेसिक कॉन्सेप्ट पे अभी हम नहीं जा रहे हैं. सो HPLC वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एवेल्यूएशन करते हैं किसी भी कंपाउंड का. जहाँ तक क्वांटिटेटिव एनालिसिस का सवाल है, हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू ये पता चलता है कि कौन सा कंपाउंड कितना
प्योर फॉर्म में मौजूद है या उसमें कंटेंट कितना मौजूद है, इसे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो एनालिसिस होगा जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी किसी भी सब्सटेंस की किसी पर्टिकुलर ड्रग में या किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में मौजूद है। इस तरीके से हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए या इवैल्यूएशन को परफॉर्म करने के लिए HPLC को यूज़ करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, HPLC को रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी? इसलिए कि कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके से हमने ऊपर डिस्कस किया, TLC में हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम जो सॉल्वेंट सिस्टम डेवलप कर रहे थे वो नॉन पोलर नेचर का था, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्वेंट सिस्टम यूज़ किया जाएगा वो पोलर नेचर का होगा और सॉल्वेंट सिस्टम जो यूज़ किया जाएगा HPLC में वो वाटर होगा। सो जस्ट रिवर्स है ये TLC क्रोमेटोग्राफी का HPLC, इसलिए HPLC को रिवर्स क्रोमेटोग्राफी या रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। बेसिक प्रिंसिपल दोनों का HPLC और TLC का सेम होता है, बट HPLC और TLC में एक मेजर डिफरेंस ये है कि HPLC जो है कि इंस्ट्रूमेंटल या सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक से, जबकि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है एक मैनुअल टेक्निक है, इसे हम मैनुअली अप्लाई करते हैं या मैनुअली परफॉर्म करते हैं, जबकि HPLC को परफॉर्म जो किया जाता है सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट पे थ्रू अ सॉफ्टवेयर या मैनुअली, बट इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म करते हैं HPLC को। TLC में ये चीज़ नहीं होती। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है TLC और HPLC में। जहाँ तक HPLC की बात है, जैसा मैंने पहले बताया, HPLC में जो वाटर है उसे एज ए मोबाइल फेज यूज़ किया जाता है, बट TLC में हम वाटर को एज ए मोबाइल फेज नहीं यूज़ करते, बल्कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को अदर देन वाटर एंड अदर देन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज़ किए जाते हैं एज ए सॉल्वेंट सिस्टम इन TLC, जबकि HPLC हम केवल यूनिवर्सल सॉल्वेंट या जिसे हम बोले पोलर सॉल्वेंट वाटर का ही यूज़ करते हैं एज ए सॉल्वेंट सिस्टम। जहाँ तक HPLC की बात है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, HPLC को इसीलिए रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, इसे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं क्योंकि इसमें लिक्विड के तौर पे नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। इसे लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी भी बोला जाता है HPLC को। रीजन इसके पीछे ये है कि इसमें स्टेशनरी फेज भी मेजर रोल प्ले करता है एंड पोलर सॉल्वेंट भी मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए इसे लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। क्योंकि जो सॉल्वेंट यूज़ होता है वो लिक्विड होता है और स्टेशनरी फेज जो होता है वो सिलिका जेल होता है, यहाँ भी सिलिका या सिलिका जेल होता है, वो सॉलिड फेज में होता है, इसलिए इसे लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, HPLC का इम्पोर्टेंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है और जहाँ तक मैं ये जब HPLC आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो ये चीज़ भी आपसे डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ या इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि HPLC आज के एरा में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यदि आप में से कोई भी व्यक्ति जॉब चाहता है तो उसे HPLC का बेसिक नॉलेज और उसके इंस्ट्रूमेंटेशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो ही इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री के कंसर्न में। जहाँ तक हम डिस्कस करें मैन्युफैक्चरिंग में या इवैल्यूएशन में, पहला UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा HPLC। रीजन इसके पीछे ये है कि जो HPLC वो एक तो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा इससे रिजल्ट ऑलमोस्ट 100% मिलते हैं हर जगह, और प्योरिटी चेक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है आज के पर्टिकुलर एरा में फार्मा इंडस्ट्री में। ठीक है, तो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क आउट करने के लिए या इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करने के लिए। दूसरा मोस्ट कॉमनली ये जो यूज़ होता है QC लैब में इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। सो आप में से जो लोग क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में या क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं आफ्टर B.Pharm, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि QC लैब में मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है वो आज की डेट में टिल डेट HPLC है, क्योंकि ये इस HPLC के थ्रू, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, HPLC के थ्रू ड्रग की प्योरिटी हमें ईजीली आइडेंटिफाई हो सकती है। सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट है नाउअडेज इन फार्मा इंडस्ट्री दिस HPLC इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा और एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ये है कि जिसे हम बोलते हैं डाटा इंटीग्रेशन या जिसे बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इम्प्योर ड्रग के फॉर्म में दूसरे इंस्ट्रूमेंट में पॉसिबल है, लेकिन HPLC में ये डाटा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है।
तो यहाँ तक हमने जो बात की वो HPLC के जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में बात की। अब हम आगे चलते हैं। बेसिकली आगे जो चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, although there will be the very much of other aspects also we will discuss in later on, but today we will discuss हमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम वाटर्स का एक इंस्ट्रूमेंट है HPLC का, जिसे बोलते हैं वाटर्स डेल्टा 600। ये इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है HPLC के इंस्ट्रूमेंट का। वाटर्स एक USA बेस्ड कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है HPLC का, और ये जो HPLC जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वाटर्स डेल्टा का मॉडल 600 है, जिसे US बेस्ड कंपनी, वाटर्स US बेस्ड कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। इसके अलावा HPLC के मैन्युफैक्चरिंग कुछ और कंपनी करती है, जैसे सिमार्जो एक जापानीज़ कंपनी है, मर्क एक कंपनी है जो HPLC की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब मैन्युफैक्चरिंग के अलावा आज हम वाटर्स का डेल्टा 600 HPLC इंस्ट्रूमेंट को लेटर हाफ में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। कुछ कॉमन पॉइंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस कर लें। HPLC बेसिकली दो तरह का होता है। फर्स्टली आइसोलेटेड मोड, फर्स्ट जो होता है HPLC उसे हम बोलते हैं आइसोक्रेटिक मोड, और सेकेंडली जो अवेलेबल होता है उसे बोलते हैं ग्रेडियंट मोड। अब बेसिक डिफरेंस क्या होता है आइसोक्रेटिक मोड में और ग्रेडियंट मोड में? बेसिकली आइसोक्रेटिक मोड वो मोड होता है HPLC का या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का, जिसमें मोबाइल फेस हमें मैन्युअली प्रिपेयर करना पड़ता है। मतलब जैसे किसी फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए हमें दो डिफरेंट सॉल्वेंट को मिक्स करना है। अब उन डिफरेंट सॉल्वेंट्स को अलग अलग रेशो में एज पर प्रोसीजर मिक्स करना होगा। सो हमें ये सॉल्वेंट मैन्युअली प्रिपेयर करना रहेगा। अगर मान लो हमें इथेनॉल और मिथेनॉल का सॉल्वेंट का एक कंपोजिशन लेना है या मिक्सचर लेना है जो 3:4 के रेशो में लेना है, तो हमें वो 3:4 का रेशो मैन्युअली प्रिपेयर करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो आइसोक्रेटिक मोड में आपको बना बनाया मोबाइल फेज नहीं मिलता, बट इन ग्रेडियंट मोड के जो HPLC होते हैं उसमें कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कर देता है डिफरेंट काइंड के मिक्सिंग ऑफ सॉल्वेंट्स को। तो मैन्युअली हमें वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ग्रेडियंट मोड के HPLC में। और जबकि आइसोक्रेटिक मोड का जो HPLC है उसमें हमें मैन्युअली सॉल्वेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है आइसोक्रेटिक मोड और ग्रेडियंट मोड के क्लासिफिकेशन का। अब हम जरा आगे चलें, देखें और क्या है। अब जैसे मैं जैसे बोल रहा था आपसे कि आइसोक्रेटिक मोड बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं आज की डेट में फार्मा इंडस्ट्री में भी और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में भी। रीज़न इसके पीछे ये है कि मार्केट में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की ड्रग्स मिलती हैं और उन ड्रग्स में डिफरेंट कंपाउंड मौजूद होते हैं। उन्हें सेपरेट आउट करने के लिए डिफरेंट सॉल्वेंट सिस्टम को प्रिपेयर करना रहता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में सॉल्वेंट सिस्टम प्रिपेयर करना रहता है मोबाइल फेस को प्रिपेयर करने के लिए, और वो मैन्युअली प्रिपेयर करना बहुत टफ होता है और हो सकता है उसमें मैन्युअली एरर होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहें। सो रिज़ल्ट हमारे उतने सोफिस्टिकेटेड नहीं रहेंगे। रिज़ल्ट को ज़्यादा एक्यूरेट और सही बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ग्रेडियंट मोड के HPLC का यूज़ करें। सो ग्रेडियंट मोड के HPLC का ज़्यादा यूज़ किया जाता है आजकल एनालाइज करने के लिए या कंपाउंड की प्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल टेक करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझे कि ग्रेडियंट मोड का HPLC क्यों प्रेफर किया जाता है आइसोक्रेटिक मोड के HPLC की तुलना में। जैसे अगर हम एक ड्रग लेते हैं पैरासीटामोल डाइक्लोफेनिक सोडियम का एक कॉम्बिनेशन हमने लिया, और अगर हम उसका पीक आइडेंटिफाई करना चाहते हैं HPLC के थ्रू, तो ये पीक जो होता है वो 15 से 30 मिनट के टाइम के बीच में प्रोड्यूस होता है। और हम एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं ग्रेडियंट टाइप का, मैं आइसोक्रेटिक टाइप के
यूज़ करके 15 से 20 मिनट का 30 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें जो पैरासीटामोल की पिक आती है 1 से 20 मिनट के बीच में आती है और डाइक्लोफेनिक सोडियम की पिक जो आती है वो 20 से 40 मिनट्स के बीच में आती है। सो मैं ग्रेडियंट मोड के थ्रू टाइम स्लॉट सॉफ्टवेयर के थ्रू डिफरेंट टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर सकता हूँ 1 से 20 मिनट का और 20 से 40 मिनट का, और इन डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के ऊपर मैं 1 से 20 मिनट के बीच में पैरासीटामोल का पिक ऑप्टेन कर लूँगा और 20 से 40 मिनट के बीच में मैं डाइक्लोफेनिक सोडियम का पिक ऑप्टेन कर लूँगा। बट ये चीज़ आइसोक्रेटिक मोड के HPLC में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्राफ जो प्लॉट होगा वो ग्रेडियंट मोड में अलग अलग ग्राफ भी प्लॉट हो जाता है, लेकिन आइसोक्रेटिक HPLC में आइसोक्रेटिक मोड के HPLC में वो पॉसिबल नहीं है। सो ये डिफरेंट है। हमें ग्राफ अगर आइडेंटिफाई करना है या ग्राफ हमें लेना है, प्योर कंपाउंड का अलग लेना है, डाइक्लोफेनिक सोडियम का अलग लेना है, डाइक्लोफेनिक सोडियम और पैरासीटामोल का मिक्स भी लेना है, सेपरेट आउट भी लेना है, तो वो हम आइसोक्रेटिक मोड के HPLC के थ्रू इजीली ऑप्टेन कर सकते हैं। बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है आइसोक्रेटिक मोड में, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, जबकि ग्रेडियंट मोड में ये चीज़ पॉसिबल है। इसलिए जो है प्रेफरेंस जो दिया जाता है HPLC में वो ग्रेडियंट मोड के HPLC को प्रेफरेंस दिया जाता है आइसोक्रेटिक मोड के HPLC के तुलना में। और पुराने समय में आइसोक्रेटिक मोड ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन आजकल ग्रेडियंट मोड को ही प्रेफर किया जाता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो। जहाँ तक HPLC में यूज़ होने वाले मोबाइल फेज़ की बात है, जैसे मैंने आपको बताया कॉमनली यूज़ जो मोबाइल फेज़ होता है वो वाटर होता है, लेकिन इसके अलावा एसीटोनाइट्राइल, मिथेनॉल और बफर जो हैं वो मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट हैं जो HPLC में एज ए मोबाइल फेज यूज़ होते हैं। ये बात हो गई हमारी HPLC की। अब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है HPLC के कुछ पार्ट्स। हम तभी समझ पाएंगे HPLC को, हम आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि HPLC वर्क कैसे करता है, HPLC का कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है, HPLC पे जो सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है उसे एम्पावर सॉफ्टवेयर बोलते हैं, वो सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कैसे रन करेंगे, मैनुअली हम HPLC को कैसे रन करेंगे, मैनुअली रन करने में हमें किन किन एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना है, ये भी डिस्कस करेंगे। पर इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमें जो चीज़ डिस्कस करनी है वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करना है HPLC के पार्ट। जब तक आपको HPLC के पार्ट्स पता नहीं रहेंगे आप HPLC को रन करना पॉसिबल नहीं है। सो हम सबसे पहले डिस्कस करें HPLC के पार्ट्स के, और ये HPLC के पार्ट्स में डिस्कस कर रहा हूँ ग्रेडियंट मोड के HPLC के बारे में। वैसे तो कॉमनली ये पार्ट्स दोनों HPLC में मौजूद होते हैं, चाहे वो ग्रेडियंट मोड का HPLC हो या आइसोक्रेटिक मोड का HPLC हो, लेकिन हमारा एम्फोसिस या हमारा जो फोकस है वो मेनली ग्रेडियंट मोड के HPLC पे है। तो जो ग्रेडियंट मोड का HPLC होता है या आइसोक्रेटिक मोड का HPLC होता है उसमें ये पार्ट होते हैं। बेसिकली कॉमनली जो पार्ट होते हैं 7 तरह के पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जिसे हम न्यूमेटिक पंप कहते हैं, दूसरा पार्ट पर्जिंग वाल्व होता है, तीसरा पार्ट कॉलम होता है, चौथा पार्ट सैंपल इंजेक्टर होता है, पाँचवा पार्ट डिगेसर होता है, छठा पार्ट वाटर्स कंट्रोलर होता है, सातवां पार्ट वाटर्स 2998 PDA डिटेक्टर होता है, जिसे फोटो डायोड AD डिटेक्टर भी बोला जाता है। ये वाटर्स का जो मैंने आपको पहले बोला था, वाटर्स का HPLC है मॉडल 600, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली उसके पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो पहला पार्ट है जिसे बोलते हैं न्यूमेटिक पंप। अब आप न्यूमेटिक पंप के लिए देखें, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं स्लाइड्स में, ये डायग्राम जो है ये वाटर्स का 600 का PDA 600 HPLC है, आइसोक्रेटिक नहीं, ग्रेडियंट मोड का HPLC है। इस HPLC में अगर आप न्यूमेटिक पंप को देखें तो दो जो अलग तरह के होल दिख रहे हैं आपको, ये दो जो अलग ही आपको सेपरेट दिखेंगे, एक सेकंड, ये जो आपको पर्टिकुलर पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो न्यूमेटिक पंप कहलाता है। ये न्यूमेटिक पंप जो होते हैं वो न्यूमेटिक पंप अपना एक अलग ही रोल प्ले करते हैं। इनका रोल क्या होता है, इनका बेसिक फंक्शन जो होता है न्यूमेटिक पंप का वो ये होता है कि न्यूमेटिक पंप जो है रन करते हैं यूनिफॉर्मली एक पर्टिकुलर प्रेशर के साथ मोबाइल फेज को रन करते हैं। कॉलम के अंदर ये जो रन होता है या ये जो प्रेशर होता है इसकी रेंज होती है वो 2000 से 5000 PSI होती है। सो
प्रॉपर या यूनिफॉर्म प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मोबाइल फेस के प्रॉपर यूनिफॉर्म प्रेशर को मेंटेन करने के लिए न्यूमेटिक पंप का यूज़ करते हैं फर्स्टली। सो ये न्यूमेटिक पंप आपको क्लियर हो गया। तो न्यूमेटिक पंप का मेजर रोल यही होता है कि वो मोबाइल फेस को एक प्रॉपर और यूनिफॉर्म रन के साथ कॉलम के अंदर प्रेशर के साथ कॉलम के अंदर रन करते हैं। दूसरे पार्ट जो होता है जिसे हम बोलते हैं पर्जिंग वाल्व, जो पर्जिंग वाल्व होता है उस पर्जिंग वाल्व का काम HPLC इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करना होता है। इस पर्जिंग वाल्व का बेसिक यूज़ जो होता है वो हम ये पर्जिंग वाल्व आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ सेपरेटली आपको दिख रहा है डायग्राम में। इस पर्जिंग वाल्व को बंद किया जा सकता है और इस पर्जिंग वाल्व को ओपन किया जा सकता है, क्लोज एंड ओपन किया जा सकता है। जब ये क्लोज रहता है तो जो मोबाइल फेस होता है वो न्यूमेटिक पंप की मदद से कॉलम के अंदर फ्लो होता है। जब पर्जिंग वाल्व को हम क्या करते हैं, क्लोज रखते हैं। लेकिन जब हम पर्जिंग वाल्व को ओपन कर देते हैं तो ये पर्जिंग वाल्व जब ओपन हो जाता है तो ओपन होने पे मोबाइल फेस इसके अंदर रन नहीं होता। ये जब ओपन है तो मोबाइल फेस वाल्व के अंदर या कॉलम के अंदर नहीं जाएगा। उस कंडीशन में हम कॉलम को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। सो हम मोबाइल फेस को अगर हमें आगे नहीं बढ़ाना है और हमें कॉलम को क्लीन करना है तो हम पर्जिंग वाल्व को ओपन करेंगे और कॉलम को क्लीन कर लेंगे। और यदि हमें मोबाइल फेस को न्यूमेटिक पंप से प्रॉपर प्रेशर के थ्रू कॉलम में फ्लो करना है तो हम पर्जिंग वाल्व को क्लोज कर देंगे ताकि मोबाइल फेस में प्रॉपर और यूनिफॉर्म प्रेशर के साथ थ्रू न्यूमेटिक पंप की मदद से हेल्प से कॉलम के अंदर मोबाइल फेस रन हो जाए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे हम बोलते हैं कॉलम। कॉलम जो होता है वो कॉलम आप देख रहे हैं, ये कॉलम एक नली या ट्यूब एसोसिएट है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है या एक पर्टिकुलर नली से, इसे हम कॉलम बोलते हैं। कॉलम जो होता है वो सिलिका जेल से बना होता है। इसके अंदर सिलिका जेल की जो होते हैं क्रिस्टल्स या सिलिका जेल्स के जो कंपाउंड है वो फिट होते हैं इस कॉलम के अंदर और इस कॉलम के अंदर एक नली जुड़ी हुई होती है। इस कॉलम में से मोबाइल फेस क्या होता है, पास आउट होता है। अब ये जो कॉलम होता है ये जो कॉलम होता है ये स्टेशनरी फेस की इसके अंदर स्टेशनरी फेस फिक्स होते हैं और ये स्टेशनरी फेस जो होते हैं वो सिलिका जेल के बने हुए होते हैं और कॉलम में ये फिक्स होते हैं। और सिलिका जेल्स की पोर साइज़ या पार्टिकल साइज़ के आधार पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है कॉलम को। और HPLC में जो कॉलम बेसिकली यूज़ होते हैं वो C8 एंड C18 टाइप के जो कॉलम है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं। तो और ये C8 और C18 जो नाम है वो सिलिका जेल्स के पोर साइज या पार्टिकल साइज के आधार पर इन कॉलम्स का होता है। और मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो कॉलम होते हैं HPLC में आइसोक्रेटिक एंड ग्रेडियंट दोनों तरह के HPLC में वो कॉलम जो होते हैं वो C8 एंड C18 तरह के मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। अगला जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट जिसे हमें डिस्कस करना है, उसे बोलते हैं सिंपल इंजेक्टर। सिंपल इंजेक्टर का काम ये होता है, सैंपल जिस पर्टिकुलर जगह से हम सैंपल को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, जिस सैंपल्स को हमें आइडेंटिफाई करना है उस सैंपल को हम इंजेक्ट करेंगे और उस सैंपल को लोड करेंगे। तो दोनों तरह के काम, सैंपल को इंजेक्ट करना या सैंपल को लोड करने का काम जिस पर्टिकुलर प्लेस से होता है उस प्लेस को HPLC का जो पार्ट बोला जाता है उसे बोला जाता है सैंपल इंजेक्टर। यहाँ से हम क्या करते हैं, सैंपल को इंजेक्ट करते हैं और सैंपल को इंजेक्ट करने के बाद सैंपल को लोड किया जाता है। जब हम सैंपल को लोड करते हैं, नोब को घुमाते हैं तो नोब दो तरह से हो जाता है, हम आगे देखेंगे। और इंस्ट्रूमेंट का जो नोब है, ये नोब दिए हुए हैं सैंपल इंजेक्टर के, ये ऊपर की तरफ जाता है तो सैंपल इंजेक्ट हो जाता है, ये नीचे की तरफ जाता है तो सैंपल लोड हो जाता है। जब सैंपल इंजेक्ट होता है, जब सैंपल इंजेक्ट होता है, वे एरो को जब हम इंजेक्ट मोड पे ले जाते हैं तो सैंपल क्या हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर चला जाता है। और जब हम सैंपल को लोड करते हैं तो सैंपल क्या होने लग जाता है, मूव करने लग जाता है कॉलम के अंदर। सो सैंपल इंजेक्टर का काम ये होता है, यहाँ से हम इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करने पे सैंपल पूरी तरीके से फुलफिल हो जाता है। फुलफिल होने के बाद जैसे ही हम इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं लोड मोड पे, अभी इंजेक्ट मोड पे, लोड मोड पे जाने पे सैंपल लोड हो जाएगा और रन करने लग जाएगा थ्रू न्यूमेटिक पंप टू पर्जिंग वाल्व टू कॉलम। सो ये वर्क होता है सैंपल इंजेक्टर का। फिफ्थ पार्ट जो है उसे बोलते हैं डिगेसर।
अब ये डिगेसर आप देख रहे हैं साइड में जो एक डब्बा लगा हुआ है रखा हुआ है, ये डिगेसर जुड़ा हुआ है कॉलम के साथ। अब इस डिगेसर का जो मेन काम होता है, ये डिगेसर पहली चीज़ तो ग्रेडियंट एचपीएलसी में होता है, आइसोक्रेटिक एचपीएलसी में डिगेसर नहीं होता है। और ये डिगेसर का बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये मोबाइल फेस के मिक्सचर को प्रिपेयर करने का काम करता है। हम जितना मिक्सचर जिस रेशो में हमें चाहिए, जो मेथड हमें दी हुई उस मेथड के थ्रू यदि हमें जितना रेशो में सॉल्वेंट सिस्टम मिक्सिंग में चाहिए उतना हम अगर फिक्स करते हैं तो ये डिगेसर उस पर्टिकुलर प्रॉपर रेशो में मिक्सर को मिक्स करने का काम करता है। डिगेसर का बेसिक फंक्शन ये होता है कि मोबाइल फेस को प्रिपेयर करता है और उस मोबाइल फेस के रेशो को इंसर्ट करता है इंस्ट्रूमेंट में उस प्रॉपर वे में, जिस प्रॉपर वे में हम कमांड दे रहे हैं या हमें जिस पर्टिकुलर रेशो में मोबाइल फेस चाहिए उस पर्टिकुलर रेशो में मोबाइल फेस को प्रिपेयर करने का काम डिगेसर करता है। ये डिगेसर केवल ग्रेडियंट मोड के एचपीएलसी में पाया जाता है, आइसोक्रेटिक मोड के एचपीएलसी में ये डिगेसर नहीं होता है। ये पांचवा पार्ट हो गया। सो अगर आप आइसोक्रेटिक एचपीएलसी को डिस्क्राइब करेंगे तो वहाँ डिगेसर को आपको डिस्क्राइब नहीं करना, लेकिन यदि आप ग्रेडियंट मोड के एचपीएलसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वहाँ आपको डिगेसर को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगला जो पार्ट है जिसको बोलते हैं वाटर्स कंट्रोलर, ये वाटर्स कंट्रोलर आप साइड में देख रहे हैं जो डिगेसर के साथ एसोसिएट है। इस वाटर्स कंट्रोलर के थ्रू हम मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मैनुअली ऑपरेट करते थे यूवी को, तो उसी तरीके से उस पर स्क्रीन एचपीएलसी पे यूवी पे स्क्रीन पास में ही लगी होती थी, लेकिन एचपीएलसी पे स्क्रीन साइड में लगी हुई रहती है। हम मैनुअली यहाँ से कमांड दे सकते हैं। अगर हम मैनुअली परफॉर्म करना चाहते हैं तो यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन एचपीएलसी पे। यदि हम मैनुअली परफॉर्म नहीं करना चाहते हैं तो हमें इस वाटर्स कंट्रोलर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर के थ्रू एम पावर सॉफ्टवेयर EMPOWER एम पावर सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कंप्यूटर के थ्रू भी हम ऑपरेट कर सकते हैं किसको, एचपीएलसी को, सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्टली। और यदि हमें मैनुअली ऑपरेट करना है तो हमें वाटर्स कंट्रोलर का यूज़ करना पड़ेगा। ये 6 पार्ट हो गया। 7 पार्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस पार्ट्स को हम वाटर्स 2998 PDA डिटेक्टर बोलते हैं या फोटो डायोड AD डिटेक्टर भी बोलते हैं। इस डिटेक्टर का काम बेसिकली ये होता है कि ये सैंपल को डिटेक्ट करता है कि कितना ड्रग है, उस सैंपल में कितनी ड्रग प्रेजेंट है। ड्रग को जब कॉलम से पास करते हैं तो वो डिटेक्टर पे आती है। ये डिटेक्टर क्या करता है, कांटेक्ट करता है। ये डिटेक्टर यूवी लाइट को ट्रेस करता है और यूवी लाइट्स के थ्रू जितनी यूवी लाइट एब्जॉर्ब कर रही है ड्रग, उसके प्रोपोर्शनल को, उसके कंसंट्रेशन को रीड आउट करता है। ये क्या करता है, डिटेक्टर यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करके उस ड्रग के कंसंट्रेशन को क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में ले जाता है। अब एक्साइटेड स्टेट में जाने में क्या करता है, ये जो ड्रग मॉलिक्यूल होता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये लाइट को रिलीज़ करता है। उस रिलीज होने वाली लाइट को एटमॉस्फेरिक कंडीशन में डिटेक्टर डिटेक्ट आउट करता है और उस एनर्जी को आइडेंटिफाई करके ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। वो ग्राफ जो होता है वो कंसंट्रेशन के बीच में और ड्रग के एब्जॉर्बेंस के बीच में होता है। इस कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के ग्राफ के थ्रू, जिसे AUC ग्राफ कहते हैं, एरिया अंडर कर्व ग्राफ कहते हैं, उस ग्राफ के थ्रू हम डिटेक्ट आउट कर लेते हैं कि ड्रग ने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है और उस टाइम ड्यूरेशन को या उस एब्जॉर्बेंस के ड्यूरेशन के आधार पे डिटेक्टर करने का काम या डिटेक्ट करने का काम वाटर्स 2998 PDA डिटेक्टर करता है, जिसे फोटो डायोड AD डिटेक्टर भी कहते हैं। डिटेक्टर्स के बारे में एक सेपरेट सेक्शन हम करेंगे और उसमें सारे डिटेक्टर जो HPLC में या UV में यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये वाटर्स 2998 डिटेक्टर से आप देख रहे हैं डायग्राम में, डिटेक्टर समझ में आ रहा है। डिटेक्टर का काम डिटेक्ट करना होता है। सो ये मेजर पार्ट हो गए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो डिटेक्टर्स में या HPLC जो ग्रेडियंट HPLC इंस्ट्रूमेंट होता है, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, उसके कौन कौन से पार्ट होता है। पहला न्यूमेटिक पंप जो यूनिफॉर्म प्रेशर को मेंटेन करता है और यूनिफॉर्मली सैंपल को रन करवाता है एक यूनिफॉर्म प्रेशर के साथ। ये प्रेशर 2000 से 5000 PSI के बीच में होता है। दूसरा पार्ट होता है पर्जिंग वाल्व। जब पर्जिंग वाल्व ओपन होता है तो पर्जिंग वाल्व ओपन होने पे जो है मोबाइल फेज रन करता है कॉलम के अंदर थ्रू न्यूमेटिक पंप की हेल्प के थ्रू, यूनिफॉर्मली प्रेशर के थ्रू रन होता है कॉलम में। और जब ये ओपन होता है तो हम पर्जिंग वाल्व को ओपन करके HPLC को क्लीन करने का काम करते हैं। तीसरा पार्ट जो होता है पर्जिंग वाल्व के बाद हमने थर्ड पार्ट डिस्कस किया था, जिसे हमने बोला था
थर्ड पार्ट हमारा था शायद डिटेक्टर, नहीं, थर्ड पार्ट हमारा था पर्जिंग वाल। पर्जिंग वाल के बाद हमने थर्ड पार्ट जो डिस्कस किया उससे हमने बोला कॉलम में हमने बोला कि ये सिलिका जेल से बना हुआ रहता है, स्टेशनरी फेज़ होता है, इसमें सिलिका जेल फिक्स होता है, इसमें से मोबाइल फेज़ रन होता है। और कॉमनली यूज C8 से 18 तरह के जो होते हैं वो आपके कॉलम यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकल साइज। सिलिका जेल जो इंसर्ट होता है वो C18 एंड C8 टाइप का जो सिलिका जेल होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, या कॉलम जो होते हैं मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं HPLC में। उसके बाद हमने सैंपल इंजेक्टर के बारे में बात करी, लोड और एरो में फिर हमने डिगेसर के बारे में बात करी, फिर हमने वाटर्स कंट्रोलर के बारे में बात करी, और लास्ट में PDA डिटेक्टर हमने डिस्कस किए। अब जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, आप अगर हमें प्लाट पता है तो हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर हैंडलिंग कैसे वर्क करती है HPLC में, और जो रिपोर्ट है वो कैसे जनरेट होती है थ्रू सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर डायरेक्टली कनेक्ट होता है, इस सॉफ्टवेयर को हम एम्पावर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये एम्पावर 2 सॉफ्टवेयर का लोगो होता है अगर हमने इसे इंस्टॉल करके रखा है, और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि सॉफ्टवेयर के थ्रू रन कैसे करता है या HPLC वर्क कैसे करता है, और उससे रिपोर्ट और ग्राफ कैसे जनरेट करते हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फ़िलहाल के पार्ट के लिए थैंक यू। होप अब जो वॉइस वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। आप आपके सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसमें अगर आप किसी तरह का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी बताएं। ये आपके सजेशन मुझे मदद करेंगे और अच्छे से वीडियो प्रिपेयर करने के लिए या लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम HPLC के सॉफ्टवेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है उसको डिस्कस करेंगे, और HPLC का इम्पोर्टेंट पार्ट कि HPLC का कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है उसे भी हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। थैंक यू।